नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित करके एक मास्टर स्ट्रोक चली थी, कुछ ऐसी ही मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से या कह सकते हैं यूपी की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से भी की गई। अब ये साउथ वर्सेस साउथ हो गया है। इंडिया अलायंस ने उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक घोषणा कर दी कि हमारा कैंडिडेट होंगे पी सुदर्शन रेड्डी। पी सुदर्शन रेड्डी वर्सेस सीपीआर। अब चुनाव में एक इंटरेस्टिंग टर्न आ गया है। इसी विषय पर बात करेंगे आज हम प्रभु वाणी में। कितना भयंकर कॉन्टेस्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर तमिलनाडु के अंदर चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट जो है वो गौंडर कम्युनिटी से आता है, तो अपर कास्ट से रेड्डी साहब को खड़ा करके कांग्रेस ने एक किस्म से जाति के ऊपर भी झगड़ा कर दिया और साउथ वर्सेस साउथ बना दिया। और इसके पीछे आइडियोलॉजिकल यानी कि विचारधारा की लड़ाई भी एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। क्या विचारधारा है? संघ परिवार के जो भक्त हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने नक्सल अर्बन नक्सल को जो सपोर्ट करते हैं जज साहब, उनको अपना कैंडिडेट बना दिया गया है। तो ये लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई भी बना दी गई। ना केवल साउथ वर्सेस साउथ है, लेफ्ट वर्सेस राइट भी हो गया, नेशनलिस्ट वर्सेस लिबरल भी हो गया। ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई बनती चली जा रही है। सुदर्शन रेड्डी 2007 से लेकर के 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, प्रगतिशील जज माने जाते रहे और कांग्रेस में उनके साथ समर्थन रहा है। उनको उनकी जितनी भी जजमेंट आई हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी प्रो लिबरल थी, प्रो लेफ्टिस्ट थी और वो काफ़ी संघ विचारधारा के विपरीत जाती थी। उनके ऊपर ये भी था सड़वा जुल्म जो बनाया गया था छत्तीसगढ़ के ऊपर, उस पर बैन लगाने वाले भी सुदर्शन रेड्डी ही थे। परंतु उसकी राजनीति है बहुत बड़ी। अगर मोदी साहब ने वहाँ डीएम को परेशानी में डाल दिया था, सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके कांग्रेस पार्टी ये या इंडिया अलायंस ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर दोनों को ही एक दुविधा में डाल दिया है। हालांकि कांग्रेस के हैं, वहाँ तो कांग्रेस के वोट तो मिलेंगे ही। उसके सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस सरकार के जितने भी वहाँ पर कांग्रेस सरकार है तेलंगाना में, उनके वोट तो मिलेंगे ही। परंतु सवाल ये है कि इन दोनों स्टेट्स के अंदर 60 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं और 787 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। अब अगर देखा जाए गणित जो आजकल का है उस हिसाब से अगर हम देखा जाए कि कैसे पार्टियां बढ़ती हैं, एनडीए के पास लगभग 293 लोकसभा में है और राज्यसभा के अंदर उनके पास 128 हैं। इस तरह उनकी गिनती 421 सदस्यों की बनती है। आपको याद करा दूं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट कर सकते हैं। तो ये 421 उनके पास है 87 में से 87 में से, तो ऊपर से दिखाई तो ये देता है कि मेजोरिटी उनके पास है अगर पार्टी लाइन पर वोट किया जाए। तो इन 421 में तेलुगु देशम भी शामिल है। ये मानकर कीजिए तेलुगु देशम के भी वोट उसके अंदर हैं। 16 वोट के लोकसभा के हैं और 2 राज्यसभा के 18 वोट उसके अंदर हैं। इसी तरह से वहाँ पर जो YSRD के MP हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं, अगर आप 60 को लेकर के चलें। तो इन 60 के अंदर अगर बीजेपी के पास उसके अंदर केवल 11 MP हैं दोनों सीट से मिला करके। अगर गणित को लेकर चलते हैं तो कांटे की टक्कर दिखाई देती है। सुदर्शन रेड्डी और CPR के बीच में इतनी वॉकओवर नहीं है जैसा पहले लगता था। हो सकता है लोगों का हृदय परिवर्तन राजनीतिक पार्टी में आजकल बहुत जल्दी से हो रहा है, परंतु धनखड़ साहब ने हमारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अभी तक 345 वोटों से पिछली बार वो जीते थे। जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं देश भर के अंदर, मैं कागज़ पढ़ रहा हूँ, 17 इलेक्शन है, 16 इलेक्शन पहले हो चुके हैं। 16 इलेक्शन के अंदर धनखड़ साहब ने जगदीप धनखड़ का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने अपने खिलाफ मार्केट रिजर्व खड़ी हुई थी, उसको हराया था 345 वोटों से। उनको सबसे कम 182 वोट पड़े थे। अब क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा, कि उससे पहले देखा जाए तो हमीद अंसारी जो हैं वो 233 वोटों से जीते थे, दूसरी बार वो 252 वोटों से जीते थे। तो ये 345 का रिकॉर्ड जो बना हुआ है, क्या एनडीए सरकार उसको या मोदी अपनी उस लीड को बना करके रखने पाएंगे कि नहीं? सुदर्शन रेड्डी के खड़े होने से उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो उसको रिकॉर्ड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, कि मोदी साहब हमेशा रिकॉर्ड बनाने के उसमें रहते हैं। तो अब देखना ये कि आंध्रा और
तेलंगाना के अंदर क्या होता है। अगर वहाँ पर ये लगे कि तेलुगु बिड्डा को ही वोट देना है, तो चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के हिस्सा हैं, उनके मंत्री पद में के दिल्ली के अंदर उनके मंत्री भी बैठे हुए हैं, तो उनके लिए परेशानी की, अगर नहीं देंगे परेशानी होगी, अगर देंगे फिर परेशानी होगी, जैसे डीएमके के साथ हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। तो दोनों प्रदेशों के अंदर दोनों पार्टियों ने चालें ऐसी चली हैं कि वहाँ पर आपस में फूट डलवा दी गई है। परंतु वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर, हालांकि उसके पास पावर ज़्यादा नहीं होती, वो रबड़ स्टैम्प की तरह ही होते हैं और राज्यसभा को प्रेजाइड करते हैं। परंतु जिस तरह से पिछले दिनों में हो रहा है कि राज्यसभा के अंदर शोर ज़्यादा मचता है, तो वहाँ पर जो अध्यक्ष होता है, उसके बैठने वाला सभा अध्यक्ष, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसे रूलिंग पार्टी एनडीए चाहेगी कि उनको ऐसा वाइस प्रेसिडेंट मिलना चाहिए जो उनके कहने पर चले। जगदीप जी के धनखड़ के ऊपर यही आरोप लगता था। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं पिछले चुनाव की आपको हिस्ट्री बनाना शुरू करूं, तो 1952 से लेकर के अब तक 16 चुनाव हुए हैं और 4 बार बिना किसी कॉन्टेस्ट के निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। 2 बार उसके अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी चुने गए और 2 बार हमारे हमीद अंसारी साहब चुने गए और शंकर दयाल शर्मा भी अनअपोज चुने गए। उसके बाद 12 चुनाव हुए। सबसे पहला चुनाव इंटरेस्टिंग था जब बीजेपी की सरकार अटल जी की आई, तो भैरव सिंह शेखावत जी को खड़ा किया गया। 76 साल की उम्र में उनको कैंडिडेट बनाया गया। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इनको, भैरव सिंह शेखावत बड़े नेता थे, परंतु कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करना चाहती। ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट के अंदर भी आइडियोलॉजिकल झगड़ा होता है या रीजनल झगड़ा होता है। कभी क्षेत्र के हिसाब से लड़ाई होती है, कभी आइडियोलॉजी के हिसाब पर लड़ाई होती है, कभी जेंडर के हिसाब से लड़ाई होती है। तो पहली झगड़ा जो इम्पोर्टेंट दिखाई दिया हमारे को भैरव सिंह शेखावत के ज़माने में, क्योंकि वो ठाकुर थे, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम दलितों के समर्थक हैं, तो सुशील कुमार सिंधे को ला करके खड़ा कर दिया उन्होंने। सुशील कुमार सिंधे हार गए, ये तो था कि हारेंगे, परंतु हरिजन वर्सेस ठाकुर की लड़ाई खड़ी कर दी। उसके बाद 2007 में जाएंगे, हमीद अंसारी खड़े हुए। हमीद अंसारी फॉर्मर डिप्लोमेट थे, एम्बेसडर कई जगह पर रहे, काफ़ी विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उनके खिलाफ बीजेपी किसको खड़ा करती? कि 2007 के अंदर यूपी की सरकार बन गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मेजोरिटी थी इनके पास, परंतु बीजेपी के पास भी अच्छे नंबर थे। तो उन्होंने क्या किया, जेंडर का है। एक तो जेंडर की पहली बार किसी महिला को चुनाव लड़ाया गया उपराष्ट्रपति का, परंतु उसके पीछे एक और मैसेज था। बीजेपी ने एक तुर्क की चाल खेली। नजमा हेपतुल्लाह जो मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम के खिलाफ मुस्लिम को खड़ा किया दिया गया। नजमा जी जैसा अपेक्षित था 233 वोटों से हार गई। दूसरी बार फिर लड़े हमीद अंसारी साहब। हमीद अंसारी साहब के भी मुस्लिम थे, तब तक लेफ्टिस्ट थे, उनके खिलाफ काफ़ी आरोप लगते हैं शुरू किए। जब बीजेपी ने फैसला किया कि हम भी एक इंटेलेक्चुअल खड़ा करेंगे, मशहूर आदमी खड़ा कर देंगे, तो पहली बार बीजेपी का आदमी जसवंत सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको खड़ा कर दिया गया। वो 252 वोटों से हार गए। आइडियोलॉजिकल लड़ाई की है कि खास बीजेपी का वर्सेस लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई खड़ी कर दी गई। अब आते हैं हम 2017 में। पहली बार साउथ से बीजेपी ने, जो उनके अध्यक्ष रहे वेंकैया नायडू, मंत्री थे, उनको ला करके कैंडिडेट बना दिया। मेजोरिटी थी, परंतु उसके खिलाफ क्या किया, आइडियोलॉजिकल लड़ाई की। राइटिस्ट है तो हमको लिबरल आदमी चाहिए, तो महात्मा गांधी के पोते को ला करके गोपाल कृष्ण गांधी, उनको यूपीए ने खड़ा कर दिया। क्योंकि आइडियोलॉजी कि हम एक विचारधारा को लेकर के चलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल ना हो, परंतु हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये दोनों पार्टियां तय करती रही। तो गोपाल कृष्ण गांधी 244 वोटों से हार गए। अब आई असली कहानी 2022 में, जब नॉन आरएसएस लोग जगदीप धनखड़ को लेकर के आए कि जाटों के वोट मिलने हमारे को वेस्ट यूपी के अंदर या इधर उधर मिलने हैं, उनको खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी न केवल एक महिला कार्ड खेला, एक क्रिश्चियन कार्ड भी खेला कि हमने भी आइडियोलॉजिकल लड़ाई करनी है, इसके लिए हम अपने लिए महिला को लाके खड़ा करेंगे। उन्होंने मार्गरेट अल्वा को साउथ की थी, उनको खड़ा कर दिया। वो सबसे बुरी तरह हारी 345 वोटों से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले अनअपोज होते थे इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट का एक अपना रुतबा होता था, उनका एक स्टैंडर्ड होता था, परंतु पिछले 20 सालों के अंदर ये भी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती जा रही है, दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर विचारधाराएं दो हैं, उसके ऊपर लड़ाई करेंगे।
अब जब जो ये 17वां इलेक्शन हो रहा है, इसके अंदर जब साउथ से खड़ा किया गया, साउथ से पहले प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, इस बार फिर से बीजेपी ने पहली बार अपना कैंडिडेट साउथ से खड़ा किया है। उसके अंदर उन्होंने कहा हम काउंटर खड़ा करेंगे और राइट विंग आरएसएस का आदमी खड़ेंगे। तो आरएसएस के खिलाफ ऐसा आदमी खड़ा होना चाहिए जो आरएसएस की विचारधारा की कट्टर विरोधी है। इसलिए कट्टर विरोधी कौन हुआ? एक तो जस्टिस होना चाहिए, उनकी इमेज होनी चाहिए। तो सुदर्शन रेड्डी की वो इमेज है, वो कट्टर आरएसएस विरोधी भी हैं और लिबरल भी हैं। तो विचारधारा की लड़ाई जो चल रही है आजकल बड़ी घमासान से। जगदीप धनखड़ उतने कट्टर स्वयंसेवक नहीं हैं जितने हमारे साउथ के राधा कृष्णन जी हैं। इसलिए ये आइडियोलॉजी को बढ़ा करके बीजेपी ने जैसे ही चैलेंज दिया कि हमारा स्वयंसेवक ही इस देश का राष्ट्रपति होगा, इस देश का प्रधानमंत्री होगा, इस देश का स्पीकर होगा, उसी तरह से हमारा वाइस प्रेसिडेंट स्वयंसेवक होगा, तो लेफ्ट भी ये प्रूव करना चाहती है, अपोजिशन भी प्रूव ये करना चाहती है हमारा नारा मोदी नहीं है, हमारी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने सुदर्शन रेड्डी को खड़ा कर दिया कि आरएसएस वर्सेस लिबरलिज्म, या जो कह सकते हैं नक्सलिज्म तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि नक्सलिज्म अपने आप में एक दूसरी भाषा है, जो प्रोग्रेसिव जो कहते हैं, या विचारधारा कांग्रेस की है, या नेहरूवियन वर्सेस नॉन नेहरूवियन की लड़ाई जो है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी जारी रहेगी। आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये थी आज की प्रभुवाणी। हम फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए फिर से प्रभुवाणी। मेरी एक और आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उसको शेयर भी करिए दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, और ख़ुद कमेंट लिखिए, अच्छे, बुरे, मीठे, खट्टे, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा।